नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ, जहां मिलता है दोस्तों आप लोगों को सही कंटेंट और सही जानकारी। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, है ना। आखिर ये है क्या, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। कब पारित हुआ उसको हम लोग जानेंगे। और ये जो 2009 है ना, आरटीई 2009, आखिर ये कहता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत मजेदार तरीके से है ना दोस्तों, आज मैं इन सारी चीजों को और बातों को जो है आप लोगों के सामने समक्ष रखने वाला हूं। इससे पहले जो है ना दोस्तों, हम लोग जो है 3 महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं, है ना। एनसीएफ 2005, एनसीएफएससी 2023 और जो है एनईपी 2020 के बारे में मैंने उनके ऊपर जो है पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। हम लोगों ने टॉप एमसीक्यू किया हुआ है, बेस्ट कंटेंट है दोस्तों, जाकर एक बार ना वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है मेरी ओर से, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों नए हो तो, और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और शेयर जरूर करना दोस्तों, और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये कंटेंट और मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो आरटीई अधिनियम एक परिचय, है ना, कि आखिर जो है आरटीई है क्या और ये कहता क्या है ना। और ये जो है एक शिक्षक को जानना क्यों जरूरी है। अगर आप जो है एक टीचर बनना चाहते हो ना, तो आपको ये जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि आप तो शिक्षक के पर्सपेक्टिव के लिए पढ़ रहे हो। अभी आप लोग सी टेट सी टेट के लिए पढ़ रहे हो, उसके बाद जो है आप केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस या शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आप लोग जो है इन सारी चीजों को, दस्तावेजों को पढ़ोगे, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, आप लोगों को जानना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो हम जो है इसके ऊपर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। आप लोग ध्यान जरूर देना, ध्यान से पढ़ना, है ना, और एक्टिव होके पढ़िए दोस्तों। जीन प्याजे की बातें आप लोगों को याद रखनी है, एक्टिव लर्नर हो ना आप सभी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त, कब दोस्तों, 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इनसे जो है डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन बनाया जाता है। आखिर जो है आरटीई अधिनियम, है ना, 2009 जरूरत क्यों पड़ी। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं यह पॉइंट समझ में होगा। और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है कि कौन सा वो अधिनियम है ना, या कौन सा वो एक्ट है जिसके तहत जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है ना। डायरेक्ट जो है ना दोस्तों, इनसे क्वेश्चन बनाया जाता है, इस कारण से मैंने इस टॉपिक को लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है, फंडामेंटल ऑफ राइट है। हर बच्चे को जो है आप लोगों को शिक्षा देना है। और याद रखना दोस्तों कि कोई भी छोटा बच्चा जो है ना दुकान में काम नहीं कर सकता। आप उसे जो है एज अ वर्कर जो है ना बच्चे को वहां पे नहीं रख सकते। 14 साल के, जो 15 साल से जितने छोटे बच्चे हैं ना, उन सभी को ये याद रखना, उनको सभी को जो है स्कूल जाने के लिए अधिकार मिला हुआ है। अगर आप लोग जो है उन्हें काम करवाते हो, है ना, तो याद रखना दोस्तों कि आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। यह अधिनियम पूरे भारत में शिक्षा प्रणाली के लिए न्यूनतम मानक, मिनिमम नॉर्म्स आधारित निर्धारित करता है। ठीक है, तो हर एक बातों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और सभी पॉइंट्स में है ना दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाता है। इस कारण से देखते हैं यहाँ पे एग्जाम पॉइंट से, याद रखें आरटी एक्ट 2009 शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू करते हैं। ठीक है, कौन से अनुच्छेद 21A। ठीक है, याद रखना आरटीई एक्ट 2009 शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाता है, इस कारण से मैं बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संवैधानिक आधार, ठीक है, संवैधानिक आधार अनुच्छेद 21A आखिर कहता क्या है ना।
आखिर कहता क्या है भारत का संविधान, आप सभी जानते हो, उसी से जो है हमारा देश चलता है दोस्तों, लोकतांत्रिक देश है भारत, है ना। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आगे। आरटीई अधिनियम की जड़ें भारतीय संविधान के 86वें, है ना, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में है। कौन से संशोधन में? 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में। इस संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 21A आर्टिकल ए को जोड़ा। याद रखना कौन से अनुच्छेद में? 21A, ठीक है। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में है ना। तो इस संशोधन जब हुआ ना तो संविधान अनुच्छेद 21 में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। क्या कहा गया उसमें? कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और फ्री शिक्षा दिया जाए। आप लोग याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनाया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद, अब देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 21A घोषित करता है, अनुच्छेद 21A घोषित करता है राज्य, है ना, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। आप सभी को पता है कि आप सभी को जो है फ्री में बुक्स मिलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। मिड डे मील योजना आप लोग का जो है यहाँ पे पहली से लेके जो है 8वीं तक के बच्चों को पोषण का पूरा यहाँ पे छूट मिलता है ना। आप लोगों को सभी को फ्री में जो है शासन जो है बुक्स देते हैं वहां पे, है ना, कपड़े वहां पे दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है पूरा गवर्नमेंट जो है बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि आप लोग जो है पढ़ सको, ठीक है। और जो है दोस्तों अभी एनईपी 2020 लागू होने के बाद जो है गवर्नमेंट जो है बच्चों को और सुविधाएं देने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों का तकनीकी के क्षेत्र में, है ना, आपके किताबों के क्षेत्र में, ठीक है, आपके यूनिफॉर्म के क्षेत्र में। तो ये सारी जो बातें हैं ना दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए एग्जाम पॉइंट्स आगे बढ़ते हैं। इसने शिक्षा को जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ को एक अभिन्न अंग बना दिया है ना। तो हर एक चीजों को जो है बच्चे के हित में जाके हम लोगों को काम करना है, क्योंकि जो है हमें जो है गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षण पद्धति को लागू करना है। और वो कैसे होगा? जब एक अच्छा शिक्षक होगा वहां पे, और एक शिक्षक के माध्यम से बच्चों को सही शिक्षा, सही एजुकेशन, है ना, और उन्हें सामाजिक तौर पे निर्णय कैसे लेना है, समाज में रहकर उनको व्यवहार कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है बच्चों को सिखाएगा कौन? एक शिक्षक। तो पहले तो दोस्तों एक शिक्षक के अंदर वो सारे गुण होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना। 86वां संशोधन मतलब 86वां संशोधन 2002 ने अनुच्छेद 21A जोड़ा और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। आशा करता हूं ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लागू होने की तिथि और आयु सीमा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग लागू होने की तिथि और आयु सीमा क्या क्या है। इनसे जो है ना दोस्तों डायरेक्ट पॉइंट आप लोगों को पूछा जाएगा। मैंने जो है सभी पॉइंट्स के ऊपर जो है एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हुआ है ताकि आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे पारित जो है 4 अगस्त 2009, पारित जो हुआ है, पारित कब हुआ और लागू कब हुआ, ये दोनों क्वेश्चन ना बनाया गया था शिक्षक भर्ती में, ठीक है, सीजी टेट में। चलिए दोस्तों लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। याद रखना अगर थोड़ा सा एग्जाम टफ कर दिया गया तो ये सारी चीजों को आप लोगों को पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने उस पॉइंट को वहां पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। पूरे भारत देश में अगर आरटीई एक्ट 2009 लागू नहीं किया तो कौन सा है? जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। ये आप लोग याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू होता है, ये आप सभी याद रखना। यह कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा है, एलिमेंट्री एजुकेशन को कवर करता है, ये आप लोग याद रखना। कहां से? 6 से 14 वर्ष के बच्चों, उम्र के बच्चों को। और कौन सी कक्षा के बारे में बात करते हैं? पहली से लेके 8वीं तक के गा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं छत्तीसगढ़ी भाषा, आप छत्तीसगढ़ वाले हो तो छत्तीसगढ़ी भाषा से आप लोगों को प्यार होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिव्यांग बच्चों के CWSN है ना के लिए आयु सीमा 6 से 18 वर्ष यहाँ पे
हो सकता है दोस्तों, उन्हें जो है हर क्षेत्र में छूट मिलती है। तो यहाँ पे जो है 4 सालों का वहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि छूट मिला हुआ है ना? विकलांग बच्चों को, सॉरी दिव्यांग बच्चों को, है ना? हमें विकलांग शब्द का प्रयोग नहीं करना है, दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना है। मुझसे जो है गलती हुई तो मैं आप सभी से सॉरी कहता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग एग्जाम पॉइंट से देखते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण, है ना? आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला 135वां देश बना। आप लोग याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, 135वां देश बना, है ना? भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला, है ना? भारत जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, है ना? कौन सा नंबर पे है? 135वां, है ना? 135वां देश बना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को सीजी टेट में पूछा जा सकता है और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में भी, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। और जो है सीजी टेट में जो है आप लोगों को फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है ना? तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स है ना, एग्जाम ओरिएंटेड है ना? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, है ना? निशुल्क शिक्षा का क्या अर्थ है? निशुल्क शिक्षा का यहाँ पे क्या अर्थ है ना? अब निशुल्क शिक्षा की तो बात मैंने कर दिया, ठीक है? तो निशुल्क शिक्षा आखिर कहते किसे हैं, उसे हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाता है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। इसका अर्थ है किसी बच्चे भी, है ना? इसका अर्थ है कि किसी भी बच्चे को कोई भी शुल्क या खर्च देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में, जो उसे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने से रोकता हो। अब अगर आप जो है प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो, तो मतलब आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हो, तो वहां तो पैसा लगता ही है, मोटा मोटा पैसा लगता है। ठीक है, अब आप लोग खुद सोचो दोस्तों कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने इतने अच्छे अच्छे नियम यहाँ पे लागू किए हुए हैं, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? यहाँ पे प्राइवेट वालों को, है ना? और जितने भी गवर्नमेंट टीचर है ना दोस्तों, एक भी गवर्नमेंट टीचर का अगर बच्चा जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता होगा ना, तो मुझे बता देना, सभी जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन सैलरी किसकी ज्यादा है यहाँ पे? गवर्नमेंट टीचर की। प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर होते हैं उनका यहाँ पे पेमेंट ज्यादा नहीं होता, लेकिन क्वालिटी होता है, क्योंकि प्रॉपरली वहां पे ध्यान दिया जाता है। और उसी प्रकार से अगर गवर्नमेंट भी प्रॉपर तरीके से भर्तियां करे, है ना, बच्चों के हित में जाके थोड़ा सा और सोचे, शिक्षक भर्ती जल्दी लागू करे। यहाँ तो 57,000 शिक्षक भर्ती बोलकर चुनाव तो जीत गए, लेकिन वादा जब निभाने की पारी आई तो खुश हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो थी छोटी मोटी राजनीति वाली बात। हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, है ना? इसमें शामिल है क्या क्या है, चलिए देखते हैं। कोई ट्यूशन फीस नहीं, है ना? आप लोग जो है गवर्नमेंट टीचर हो तो आप लोग ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ये आप लोग याद रखना। एक्ट को हम लोग पढ़ेंगे आगे। मुफ्त पाठ्य पुस्तकें आप लोगों को मिलेगा, लेखन सामग्री, यूनिफॉर्म मिलेगा, कुछ राज्यों में परिवहन की भी सुविधा है, ट्रांसपोर्ट का, मध्याह्न भोजन जैसी सहायक सेवाएं भी शामिल है, मिड डे मील, है ना? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना कि आप लोग कितने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो और मिड डे मील योजना, है ना, इसका लाभ उठाया हूँ। कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना दोस्तों। मैं तो बहुत खाया हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, है ना? चलिए देखते हैं। याद रखें, निःशुल्क का अर्थ है सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों को हटाना जो शिक्षा में बाधा बन सकती है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी आखिर है क्या, है ना? पढ़ लेते हैं। अनिवार्य का अर्थ है सरकार और स्थानीय अधिकारियों, मतलब गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज का यह कर्तव्य है कि, क्या कर्तव्य है उसे हम लोग जान लेते हैं, है ना? 6 से 14 आयु मतलब वर्ष के बच्चे, वर्ग के प्रत्येक बच्चे का स्कूल में नामांकन, इनरोलमेंट सुनिश्चित करे। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को डाटा दिखाना होता है कि जो साक्षरता दर है ना, जैसे कि बस्तर में अभी भी जो है उतना अच्छा नहीं है ना? तो वहां पे दाखिला करवाना जो है आवश्यक है, और साक्षरता दर को वहां पे अर्जित करना जरूरी है एक डाटा के रूप में।
देखते हैं कि काम कितना होता है, ठीक है। उनकी नियमित उपस्थिति अटेंडेंस सुनिश्चित करे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना कंप्लीशन सुनिश्चित करे, है ना, कंप्लीटेशन, है ना, कंप्लीट होना जरूरी है दोस्तों, यहाँ पे पूरा होना जरूरी है। यह माता पिता पर भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने का कर्तव्य डालता है, अनुच्छेद 51A, ठीक है, अनुच्छेद 51A, ये याद रखना, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जा सकता है। परीक्षा बिंदु से देखते हैं, अनिवार्य शिक्षा का दायित्व मुख्य रूप से सरकार पर है, न कि माता पिता पर, है ना, ये आप लोग याद रखना, मुख्य रूप से जो है सरकार पर है दोस्तों, क्योंकि अधिकतर अभी भी जो है माता पिता यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं है, है ना। बहुत से जो माता पिता हैं, आप लोग बस्तर हो गया, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, बस्तर के इलाकों में जाइएगा, वहां पे जो है साक्षरता दर अभी भी जो है नीचे है, और वहां जो है ना दोस्तों शिक्षक जाना नहीं चाहते, क्योंकि नक्सली एरिया है, इस कारण से। अभी तो खैर यहाँ पे नक्सलियों को जो है हटाया गया है ना, तो स्कूल की व्यवस्था और शिक्षा जो पद्धति है वो थोड़ी सी सुधर चुकी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, बिंदु समझ में आया होगा पॉइंट, स्कूल तक पहुंच, है ना, आखिर जो है एक एरिया में पड़ोस और प्रवेश, मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बच्चा जो है कि 1 किलोमीटर के दायरे में, है ना, 1 किलोमीटर के दायरे में कितने स्कूल है ना, या 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में कितने स्कूल है ना, और कक्षा के अकॉर्डिंग जो है ये सारी चीजें जो है यहाँ पे निर्धारित होती है ना। जैसे कि पहली से लेके 5वीं फर्स्ट क्लास से प्राइमरी, तो 1 किलोमीटर के भीतर जो है यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, ताकि बच्चे को ज्यादा जो है भागा दौड़ी ना करना पड़े, ना उनको पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चे जो है छोटे छोटे होते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, है ना। चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, पड़ोस का स्कूल देखते हैं, सरकार को हर बसावट के पास स्कूल स्थापित करना होगा, है ना। अब अभी जो है युक्ति युक्तकरण चला है छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने तो बहुत सारी जो है योजनाओं को निकाला हुआ है ना, कि शिक्षकों की कमी थी, तो हम लोग जो है मर्ज कर रहे हैं स्कूल में, 10,463 जो स्कूल है मर्ज हो गए, मतलब खत्म हो गए। लगभग 30 से 32 या 33-34 हजार के करीब जो शिक्षकों का पोस्ट वहां पे खत्म हो चुका है। तो अगर उनको युक्ति युक्तकरण के चलते शिक्षकों की कमी को पूरा करना था, तो भर्ती करना चाहिए था, स्कूलों को बंद नहीं करना या मर्ज नहीं करना चाहिए था। ये मेरा टॉपिक है, आप लोग कमेंट करके बताना ये इंपॉर्टेंट था कि नहीं। अब जो है ना दोस्तों 1 किलोमीटर के दायरे में जो पहले स्कूल थे ना, वो अब लगभग 5-6 किलोमीटर के दायरे में स्कूल हो गए हैं। आप लोग इसके ऊपर सर्वे कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सरकार के नियम पर वापस लौटते हैं हम लोग। प्राथमिक स्कूल है ना, पहली से 5वीं 1 किलोमीटर के भीतर। उच्च प्राथमिक देखो अपर प्राइमरी 6 से 8 3 किलोमीटर के भीतर, है ना, 3 किलोमीटर के भीतर। देखते हैं यहाँ पे आयु अनुसार प्रवेश, एज, है ना, एडमिशन देखते हैं, किसी भी बच्चे को उम्र के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, भले ही उसके पास दस्तावेज ना हो, जैसे टीसी, जन्म प्रमाण पत्र। आप लोग याद रखना कि कुछ कुछ स्कूलों में जो है इसे कड़ाई से पालन करते हैं, लेकिन सरकार ने जो है छूट दिया हुआ है, उनको चाहिए कि एक बच्चा जो है पढ़े, है ना, शिक्षा ग्रहण करे, टीसी या जन्म प्रमाण पत्र से कोई मतलब नहीं होगा वहां पे। आप लोग याद रखना दोस्तों, एक समय में आप भी जो है भावी शिक्षक हो। देर से प्रवेश लेने वाले बच्चों को देखते हैं के लिए विशेष प्रशिक्षण है, स्पेशल ट्रेनिंग का प्रावधान होगा, है ना। कुछ कुछ जो है असुविधाओं के कारण जो है बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते, है ना, या फिर जो है क्लास अटेंड नहीं कर पाते, इस प्रकार की समस्याएं अधिकतर जो है आदिवासी क्षेत्रों में देखा गया है। तो हमें जो है लचीली पद्धति का उपयोग यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग याद रखते हैं एग्जाम पॉइंट से, दूरी के मानक प्राथमिक के लिए 1 किलोमीटर, उच्च प्राथमिक के लिए 3 किलोमीटर, ये याद रखना, इसे क्वेश्चन बनाया जाता है ना। प्रवेश के लिए किसी दस्तावेज की कमी के आधार पर मना नहीं किया जा सकता, मना नहीं किया जा सकता, आपको प्रवेश देना होगा बच्चों को, ठीक है। देखते हैं सामाजिक समानता 25% आरक्षण, इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है दोस्तों, है ना। किस प्रकार से है 25% आरक्षण, सामाजिक समानता, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अधिनियम की धारा 12(1)(c), याद रखना क्वेश्चन बनाया जाता है, अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अनुसार
सभी निजी और विशेष श्रेणी के स्कूलों को अपनी प्रवेश स्तर की कक्षा में 25% सीटें आरक्षित करनी होगी। मतलब निजी मतलब हो गया आपका प्राइवेट स्कूल, है ना, जो डीवीएस होगा, मैं छत्तीसगढ़ का बता रहा हूँ, है ना, केवीएस तो प्राइवेट स्कूल है ना, आपका अभी आत्मानंद है लेकिन वो थोड़ा इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट है। और अगर आसपास देखोगे आप लोग तो जो है प्राइवेट स्कूल होते हैं, पूर्ण रूप से प्राइवेट, है ना, पूर्ण रूप से यहाँ पे प्राइवेट स्कूल होते हैं, तो उनमें 25% आरक्षण आप लोगों को देना होगा प्राइवेट स्कूल वालों को, है ना, जो असमर्थ है बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं उनको, है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों, यह आरक्षण अलाभित समूह, है ना, और दुर्बल वर्ग, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए है, ठीक है, ये याद रखना है ना, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। सरकार इन छात्रों की शिक्षा पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति करेगी, सरकार करेगी, ठीक है। इसका उद्देश्य सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है, समावेशी शिक्षा को। सीधी सी बात है दोस्तों, है ना, आप लोगों ने अगर समावेशी शिक्षा को पढ़ा होगा तो ये सारी चीजों को आप लोग समझ सकते हो। और डायरेक्ट अधिनियम की धारा 12(1)(c) को आप लोग याद रखना, है ना। और आरक्षण इसमें कितना दिया हुआ है, 25%, ठीक है, आरक्षण दिया है दोस्तों 25%, है ना। अधिनियम की धारा कौन सी है, 12(1)(c), एग्जाम पॉइंट से याद रखना, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम पॉइंट देख लेते हैं थोड़ा सा, धारा 12(1)(c), निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस डीजी के लिए 25% आरक्षण अनिवार्य करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। बच्चों के अधिकार और संरक्षण, है ना, बच्चों के अधिकार क्या क्या है ये सारी चीजों को जानना, और संरक्षण क्या क्या है। शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर रोक, ठीक है, बच्चों को किसी भी प्रकार से स्कूल में शारीरिक दंड नहीं देना है, जैसे कि जो है रूल में मारना, है ना, उनके बॉडी पार्ट्स को टच करना, ये सारी चीजें जो है ना याद रखना। आप लोग टीचर बनने वाले हो, किसी को आप जो है हानि नहीं पहुंचा सकते, किसी भी बच्चे को डांट लो, ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा कर सकते हो, लेकिन शारीरिक दंड नहीं देना है ना, बच्चों को किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना है ना। बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना देना पूरी तरह से प्रतिबंधित है ना। याद रखना दोस्तों, इन सारी चीजों को आप लोग एक भावी शिक्षक हो तो याद रखना, नहीं तो आप लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं, प्रवेश के लिए बच्चों या माता पिता का कोई टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होगा, है ना। किसी भी प्रकार से बच्चों का यहाँ पे या माता पिता का इंटरव्यू लेना जरूरी नहीं समझा गया है, बस बच्चे पढ़ना चाहिए, स्कूल आना चाहिए, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स है ना एग्जाम में पूछा जाता है, किसी को निकालना नहीं है ना, आप किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाल सकते, किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से निकालना नहीं है। कोई डिटेंशन नहीं, कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को एक ही कक्षा में रोका नहीं जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी भी बच्चे को 8वीं तक के बच्चे को जो है फेल नहीं किया जाएगा दोस्तों, है ना, उनको पास आउट करना है। लेकिन अभी जो है ये सारी जो नियम है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि जो है शिक्षा का जो स्तर था ना दोस्तों वो गिरता जा रहा था। इस कारण से जो है पहले डायरेक्ट प्रमोट किया जाता था, है ना, बच्चों को, लेकिन अब जो है बोर्ड एग्जाम लिया जाता है और बच्चों को प्रॉपरली जो है पढ़ के हर चीजों को समझ के एग्जाम दे के पास करना होगा। पहले जो ये नियम था जो है ना, वो हर कोई को जो है प्रमोट कर दिया जाता था, फ्री में पास हो जाते थे बच्चे, तो 9वीं में आकर या 10वीं में आकर बच्चे फेल हो जाते थे, है ना। उनके अंदर जो है कुछ भी चीजें, ज्ञान का नॉलेज, वो लोग जो है ना टीचर उनको देते थे ना बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लेते थे, क्योंकि उनको पता था हम लोग पढ़ेंगे भी तो पास हो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे भी तो एक पास हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ना दोस्तों एक मानसिक धारणा बन चुकी हुई थी, इस कारण से। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एग्जाम पॉइंट क्या है। आरटीई एक्ट शारीरिक दंड धारा 17 और स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं धारा 13 को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। आप लोग याद रखना, आरटीई एक्ट शारीरिक दंड याद रखना धारा 17, है ना, और स्क्रीनिंग प्रक्रिया मतलब धारा 13, है ना,
ये जो धाराएं में जितना बताऊंगा ना, इनसे क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। शारीरिक दंड धारा कौन सा है? 17। स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं की धारा कौन सी है? 13, है ना। तो याद रखना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। शिक्षक की भूमिका और मानक। यहाँ पे जो है, अब आप लोग तो शिक्षक बनने वाले हो, एक शिक्षक को जानना जरूरी है कि किस प्रकार से जो है एक टीचर, है ना, हर एक क्लासरूम में कितने बच्चे होंगे या एक स्कूल में कितने बच्चे होंगे, उसके ऊपर एक शिक्षक या दो शिक्षक होंगे, है ना, और एक शिक्षक की भूमिका वहां पे क्या होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। न्यूनतम योग्यता, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता, जैसे टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य है ना। जैसे कि अभी आप लोग दोगे, या तो सी टेट क्वालिफाई करो, या तो सी टेट हो गया आपका केंद्र का, सीजी टेट हो गया आपका राज्य का, आपके पास होना जरूरी है ना। प्राथमिक स्तर पे हो या मिडिल स्तर पे हो, ठीक है। वर्ग 1 के लिए तो नहीं लगता। क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि आप लोग पढ़ते हो बाल विकास, है ना। उसमें आप लोग क्या पढ़ते हो कि बच्चे के साथ अपना व्यवहार कैसे करना है, बच्चों को पढ़ाना कैसे है, इन सारी चीजों को हम लोगों को वहां पे ध्यान रखना पड़ता है। इस कारण से आप लोगों को टेट निकालना अनिवार्य होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं छात्र शिक्षक अनुपात कैसे होगा। प्राथमिक स्तर पर जो है ना दोस्तों, 30:1, 30 छात्रों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। लेकिन अभी ऐसा होता है क्या? नहीं है। यहाँ तो 200 बच्चों को जो है एक ही शिक्षक हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। 5-5 क्लास को एक शिक्षक हैंडल करता है। ऐसा हो रहा है अभी छत्तीसगढ़ में शिक्षक की व्यवस्था। लेकिन डाटा दिखाने के लिए कुछ और है ना। हम लोग जो है उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक को यहाँ पे प्रसारित कर रहे हैं, ऐसा डाटा दिखाते हैं। नेताओं का क्या है ना, बस ढिपोसलाबाजी करना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पे। उच्च प्राथमिक स्तर 35:1, है ना, 35 छात्रों पर एक शिक्षक होगा उच्च प्राथमिक स्तर पर। ये जो यहाँ पे छात्र शिक्षक अनुपात है ना दोस्तों, रेशियो के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर आखिर छात्रों की जो संख्या है उसके आधार पर टीचर कितने होंगे, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। गैर शैक्षणिक कार्यों पर रोक, और खास करके सीजी टेट में और शिक्षक भर्ती में, ठीक है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता सिवाय जनगणना आपदा राहत, ठीक है। स्पष्ट रूप से लिखा है गैर शैक्षणिक कार्यों पर रोक है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। ये सिर्फ लिखित बातें हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना दोस्तों, वर्क दिया ही जाता है, कुछ ना कुछ होगा तो शिक्षकों को जो है वहां पे कार्य करवाया ही जाता है। बच्चों की अभी जो शिक्षण जो पद्धति होना चाहिए ना, कहने को कुछ और है, छत्तीसगढ़ में हो रहा कुछ और है ना। आप लोग जो है स्कूलों में जाकर पता करना इन सारी चीजों को, है ना, तो आप लोगों को अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते एग्जाम पॉइंट से। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अनुपात प्राथमिक 1:30, उच्च प्राथमिक 1:35। ये अनुपात जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना दोस्तों, है ना। सीजी टेट में जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ पे कूट वाले प्रश्न अक्सर देखने को मिल रहे हैं अभी सभी एग्जाम में, और वो आएगा ही, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। स्कूल का जो वातावरण और पाठ्यक्रम होगा ना, वो किस प्रकार से होगा, है ना। जो स्कूल का वातावरण होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए? संरचना मानक, इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स प्रत्येक स्कूल में होना चाहिए। किस प्रकार से? लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय होना चाहिए। आप लोग अक्सर देखे होंगे वहां पे लिखा होता है बॉयज टॉयलेट एंड गर्ल्स टॉयलेट करके, ये होना बहुत जरूरी है। पीने का साफ पानी वहां पे होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, खेल का मैदान, प्लेग्राउंड और पुस्तकालय, सभी मौसमों के अनुकूल कक्षाएं वहां पे उपस्थित होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। पाठ्यक्रम देखते हैं, करिकुलम, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित होना चाहिए। ये जो बाल केंद्रित है ना दोस्तों, बच्चों के हित में जाके, है ना, और गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड, इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाता है कूट वाले प्रश्नों पर। जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ है उन सभी चीजों से कूट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो ये सारी बातों को आप लोग याद रखना।
यह बच्चे के सर्वांगीण विकास ऑल राउंड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इन सारी बातों को याद रखना, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कूट वाले प्रश्न बनाए जाते हैं। इस कारण से मैं इन सारी पॉइंट को आप लोगों को पहले पढ़ा रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट से देखते हैं। यहाँ पे मुख्य सिद्धांत, आरटीई एक्ट एक बाल केंद्रित चाइल्ड सेंट्रेड शिक्षण प्रणाली की वकालता करता है, ना कि शिक्षक केंद्रित है। ये बच्चों के लिए है ना, बच्चों के लिए है, ना कि एक शिक्षक के लिए है। याद रखना दोस्तों, रचनात्मकता है ना, क्रिएटिविटी थिंकिंग को यहाँ पे महत्वपूर्ण माना गया है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सामुदायिक भागीदारी, स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी है ना, एक सामुदायिक जो भागीदारी है, स्कूल प्रबंधन समिति है, वो आखिर है क्या, और किस प्रकार से एक जो समाज है, समाज में रहने वाले बच्चों के माता पिता है ना, महिलाएं हैं, पुरुष है, किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं स्कूलों में, है ना, और एक स्कूल को बेहतर कैसे बनाना है। ठीक है, ये सारी जो बातें ना दोस्तों, आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग एक शिक्षक हो, एक माता पिता हो, और समाज में रहने वाले इंसान हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे सरकारी स्कूलों के प्रबंधन की निगरानी के लिए स्कूल प्रबंधन समिति है ना, एसएमसी का गठन अनिवार्य होता है। एसएमसी की संरचना देखते हैं यहाँ पे, कम से कम 75% सदस्य माता पिता या अभिभावक होंगे। ठीक है, माता पिता और अभिभावक। कुल सदस्यों में से 50% महिलाएं होंगी यहाँ पे, है ना। एसएमसी के कार्य स्कूल के कामकाज की निगरानी करना, स्कूल विकास योजना एसडीपी तैयार करना, और अनुदान के उपयोग की निगरानी करना है, ताकि किसी भी प्रकार से जो शिक्षक है, प्राचार्य है ना, घोटाले ना कर सके। क्योंकि आप लोग देखिए, भ्रष्टाचार जो है स्तर बाय स्तर बढ़ता जा रहा है, चरण दर चरण बढ़ते जाते हैं दोस्तों। अगर माता पिता है ना, आखिर उनके बच्चों को सुविधाएं जो है मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इन सारी चीजों के ऊपर आप लोगों को अवेयर रहना है। और आप लोग एक टीचर हो, एक शिक्षक हो, तो अपनी काम जो है ईमानदारी से कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम पॉइंट की ओर। एसएमसी का अनुपात याद रखें, 75% माता पिता, जिनमें से 50% महिलाएं होनी चाहिए। यह सामुदायिक सशक्तिकरण का एक प्रमुख उपकरण है। याद रखना दोस्तों, इस लाइन से जो है ना, इस लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाता है, इस कारण से मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, है ना। आरटीई का प्रभाव, उपलब्धियां और चुनौतियां क्या क्या। उपलब्धि देखते हैं, अचीवमेंट, प्रारंभिक स्तर पर नामांकन दर में वृद्धि, स्कूल छोड़ने की दर, ड्रॉप आउट रेट में कमी हुई है, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिला दोस्तों, है ना। चुनौती क्या क्या थी, चैलेंजेस, शिक्षा की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता है ना, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है ना, 25% आरक्षण का असमान कार्यान्वयन हो रहा है, छात्रों के सीखने की स्तर, लर्निंग आउटकम्स में कमी है दोस्तों। ठीक है, गुणवत्ता, क्योंकि टीचर ही नहीं है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक यहाँ पे है ही नहीं, तो कहाँ से बच्चे जो है उन सारी चीजों को सीखेंगे दोस्तों, है ना। अभी जो है पैसा ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, कड़वा है लेकिन सच यही है, बच्चों के हित में जाके कोई नहीं सोचता। ठीक है, पैसा ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। चलिए दोस्तों, सारी बातें तो होती रहेंगी, एग्जाम पॉइंट से देखते हैं विश्लेषण। आरटीई ने पहुंच एक्सेस में बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन गुणवत्ता, क्वालिटी अभी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। परीक्षा विशेष महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, जिससे इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्य तिथि है 26वां संशोधन 2002, अधिनियम पारित अगस्त 2009, है ना। लागू कब हुआ दोस्तों, यहाँ पे 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, धारा, अनुच्छेद 21A, धारा 12, 25% आरक्षण, धारा 17, दंड निषेध, है ना। तो ये सारी बातों को आप लोग याद रखना, डायरेक्ट इन सभी चीजों पॉइंट से क्वेश्चन बनाया जाता है। अब देखते हैं प्रमुख संख्याएं, 6 से 14 वर्ष, 25% और 75 से 50%, क्या क्या है। आयु है 6 से 14 वर्ष दोस्तों, दिव्यांग 6 से 18 वर्ष हो सकता है, आरक्षण 25%, पीटीआर है ना, कि
पर रेशियो टीचर का क्या रहेगा स्टूडेंट के ऊपर। तो प्राथमिक स्तर पर एक टीचर रहेगा 30 बच्चों के लिए, है ना, और जो माध्यमिक रहेगा तो उसमें क्या होगा, एक टीचर रहेगा 35 बच्चों के लिए, है ना। तो एसएमसी सामाजिक जो गठन होता है स्कूल को संभालने के लिए, तो 75% जो है माता पिता होंगे और 50% जो है महिलाएं होंगे दोस्तों। ये सारी बातों को याद रखना। अब देखते हैं कार्य दिवस और घंटे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनाया जाता है। कक्षा 1 से 5 200 कार्य दिवस होंगे, ठीक है। 800 शिक्षण घंटे प्रति वर्ष होना चाहिए। कक्षा 6वीं से 8वीं में 220 कार्य दिवस होंगे, 1000 शिक्षण घंटे प्रति वर्ष होना चाहिए। इस रेशियो को जानने के लिए आप लोग अपने आसपास के स्कूल या फिर आप लोगों ने बीएड और डीएलएड किया होगा ना, तो वहां पे जब प्रशिक्षण के लिए गए हो आप लोग टीचिंग के लिए, 3 महीने के लिए जाते हैं वहां पे, है ना, 3 से लगभग 3.5 या 4 महीने के लिए, तो आप लोग जो है इन सारी चीजों को नोटिस किए होंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को हर एक चीजों को मैनेज करना सिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रिवीजन कुंजी। इस स्लाइड पर दिए गए सभी आंकड़े और धाराएं किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इन्हें याद कर ले, है ना, इसलिए मैं लाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आरटीई 2009 एक नजर में देखते हैं, है ना। मूल्यांकन देखो दोस्तों, यहाँ पे मूल्यांकन सीसीई सर्वांगीण विकास पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ आपको। क्यों, अनुच्छेद देखते हैं 21A याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 26वां संशोधन, है ना, किसके लिए, 6 से 14 वर्ष निःशुल्क और अनिवार्य, ठीक है, ये याद रखना। स्कूल की भूमिका क्या है इसमें, पड़ोस का स्कूल पीटीआर, पड़ोस का स्कूल आप लोग याद रखना, है ना। पर टीचर जो रेशियो क्या होना चाहिए, 30 बच्चों के पीछे एक टीचर, 35 बच्चों के पीछे एक टीचर, है ना। और एसएमसी अवसंरचना, इसके बारे में पूरा डिटेल बता दिए हूं आप लोगों को, है ना। बच्चे के अधिकार देखिए यहाँ पे, कोई दंड नहीं, कोई डिटेंशन नहीं, 25% आरक्षण। शिक्षक की भूमिका देखिए, टेट योग्यता, गैर शैक्षणिक कार्य नहीं। सारी बातों को जो है ना दोस्तों आप लोग याद रखना। चलिए देखते हैं एग्जाम पॉइंट से। आरटीई केवल एक कानून नहीं है, यह एक दर्शन है दोस्तों, जो हर बच्चे को सीखने और बढ़ने का समान अवसर देने का वादा करता है। एक शिक्षक के रूप में आप इस वादे के संरक्षक है। तो याद रखना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आरटीई एक्ट है 2009। इसके बाद जो है हम लोग आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 भी पढ़ेंगे, है ना। ये हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके बाद हम लोग 2016 भी पढ़ेंगे वहां पे, क्योंकि वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के तरीके से। तो चलिए दोस्तों हम जो है इससे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, है ना। पहला देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी को पता है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार से हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, निजी स्कूलों प्राइवेट स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा 25% सीटें जो है आरक्षित है। फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने पूरा पॉइंट पढ़ा हुआ है। आरटीई एक्ट 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है ना, कितने वर्ष, 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चौथा देखो, आरटीई 2009 की किस धारा सेक्शन के तहत शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाया गया, बताइए दोस्तों किस सेक्शन द्वारा। चलिए मैं कमेंट देख रहा हूं यहाँ पे, आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन ए दोस्तों, ठीक है। आप सभी का जवाब आ रहा है मुझे ऑप्शन ए, ठीक है। सही सही आंसर बताओ सबके सब, जल्दी से। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 28 धारा 28 होगा, एक बार और रिवीजन कीजिएगा आप लोग, है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये याद रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग, ठीक है, सॉरी 15 बोलता हूँ, 5वां नंबर होगा ये, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक है, चलिए 15 ही मानते हैं उसको। प्राथमिक स्तर पर, है ना, पहली से 5वीं पर यदि छात्रों की संख्या जो है ना दोस्तों 200 से अधिक है, तो शिक्षक छात्र अनुपात, है ना, पीटीआर क्या होगा। अब संख्या जो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है 200 है, तो आप लोग मुझे दिमाग लगा के बताइए कि 1:30 होगा, 1:35 होगा, या 1:40 होगा, या 1:45 होगा, है ना। कमेंट बॉक्स पर मुझे आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों,
ठीक है, इसका आंसर राइट क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आरटी एक्ट 2009 की धारा 17 सेक्शन क्या प्रावधान करती है ना। स्कूल प्रबंधन समिति एमएससी का गठन, शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर रोक, पाठ्यक्रम निर्धारण, शिक्षकों की नियुक्ति। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर रोक। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से मैंने लिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसे घुमा कर भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग याद रखना। सेक्शन 17 मतलब धारा 17। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पूछा जा रहा है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पूछा जा रहा है, आप लोग बताइए, है ना। यहाँ पे कमेंट बोला जा रहा है ए 200 दिन, ठीक है, कोई बोल रहा है 220 दिन, है ना, कोई बोल रहा है 220 दिन। अच्छे से बताइए, इसको हम लोग पढ़े हुए हैं, अभी ही पढ़ के आए हैं, आप लोग थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लीजिए, है ना, पीछे जाकर देख सकते हो। यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 200 दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18वें या 8वां नंबर क्वेश्चन पर। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी में अभिभावकों, है ना, पेरेंट्स प्रतिशत कितना होता है। चलिए मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। 50%, 75%, 25%, 33%। यहाँ पे जो है स्पष्ट रूप से पेरेंट्स का पूछा गया है, माता पिता का, ठीक है, माता पिता का पूछा गया है यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन। कुछ लोग ऑप्शन अभी तक से नहीं समझ पाए, यहाँ पे बच्चों आप लोगों को पेरेंट्स का पूछा जा रहा है, ठीक है, पेरेंट्स का। 50% नहीं होगा, एक बार फिर से रिवीजन कीजिए आप लोग। 75% होगा, सही कहा, 75%, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेक्शन है आरटी एक्ट 2009, है ना, 19 से 20 क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए। आरटी एक्ट के तहत एक शिक्षक को प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य घंटे यहाँ पे समर्पित करने चाहिए, है ना, कितने कार्य घंटे जो है एक शिक्षक को समर्पित करने चाहिए आरटी एक्ट के तहत। 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे। चलिए बताइए दोस्तों, आप लोग जो है यहाँ पे टीचिंग फील्ड में गए होंगे डीएलएड बीएड में, तो आप लोग जो है बच्चों को कितने देर तक पढ़ाते थे। ये मर्ज था दोस्तों क्वेश्चन, है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एनईपी 2020 हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन किया हुआ है, अब आरटी 2009 कर रहे हैं, तो ये मर्ज था, इसलिए 19-20 क्वेश्चन यहाँ पे दिखा हुआ है। आप लोगों का आंसर आ रहा है सी, 75% बच्चों का आंसर आ रहा है सी, 45 घंटे। बहुत अच्छे दोस्तों, है ना, आप लोगों का आंसर बिल्कुल राइट है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सीडब्ल्यूएसएन के लिए आरटी एक्ट में संशोधन करके आयु सीमा क्या रखी गई है। चलिए बताइए मुझे, इसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल पढ़ा हुआ है। समावेशी शिक्षा में मैंने अलग बताया, एनईपी 2020 में अलग बताया, एनसीएफएससी, है ना, उसमें मैंने 2023 में अलग बताया, 2005 में मैंने आप लोगों को अलग बताया, पूरा डिटेल बताया हर एक चीजों को, अभी भी हम लोग जस्ट पढ़ के आए। चलिए बताइए, आप लोगों का मैं कमेंट देख रहा हूं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष नहीं होगा, अच्छे से पढ़िए, नॉर्मल बच्चों के लिए है वो। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष, 4 साल का यहाँ पे उनको छूट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।